हाय एवरीवन, दिस इज हरप्रीत सिंह। वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर श्योर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखो, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज और कल के करंट अफेयर्स, और जो इंपॉर्टेंट होगी वो मैं करवाऊंगा। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट। पहला करंट अफेयर है एटीपी रैंकिंग के बारे में, डब्ल्यूटीए रैंकिंग के बारे में। देखो, 2024 की एक नई रैंकिंग आई है जिसमें जो ग्रैंड स्लैम होते हैं या वेरियस तरह की जो टेनिस टूर्नामेंट्स होते हैं वो देखे जाते हैं। और जैनिक सिनर ने, इटली के जो हैं, इन्होंने टॉप किया है। आप इनकी तस्वीर देख सकते हो, और इनका जो रैंक है वो काफ़ी बेहतर रहा है। और क्योंकि इन्होंने देखो, चाहे यूएस ओपन हो चाहे ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, वो इन्होंने जीता है। वहीं पर वुमेन की अगर बात करें, उनकी होती है वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन की रैंकिंग, राइट। जैसे एटीपी होती है मेंस की, एसोसिएशन फॉर टेनिस प्रोफेशनल्स, राइट। और एटीपी का जो ग्लोबल हेडक्वार्टर है वो है यूके में। इसकी जो शुरुआत है 1972 में की गई थी। एटीपी टूर्स, एटीपी चैलेंजर टूर्स, एटीपी चैंपियन टूर, वो इसका हिस्सा है। यानी कि ये एक टेनिस सर्किट है। पूरी आप गेम्स वगैरह खेलते हो तो तब जाकर आपकी रैंकिंग आती है। वहीं पर वुमेन की अगर बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डब्ल्यू वुमेन्स खेलती हैं, राइट। और डब्ल्यू में जो रैंकिंग नंबर 1 पर है वो है अरीना सबलेंका, जो कि बेलारूस की हैं। अगर बात करें एटीपी डबल्स की, तो वहाँ पर आते हैं एल सल्वाडोर के मार्सिलो अरवेलो गोंजालेस। और डब्ल्यू डबल्स में आती हैं जैक रिपब्लिक की कैटरीना सिनेकोवा। सो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, याद रखना। डब्ल्यू की शुरुआत 1973 से हुई, हेडक्वार्टर फ्लोरिडा में है। वहीं पर एटीपी 1972, हेडक्वार्टर लंदन। असल में टेनिस जो है 1896 से ही ओलंपिक का हिस्सा है। पहला जो ओलंपिक का गोल्ड जॉन बॉलन, जो कि ग्रेट ब्रिटेन के हैं, उनका मेंस सिंगल में आया था। वहीं पर मेंस डबल में मिक्स्ड आया था जॉन बॉलन, और साथ ही साथ फ्रेडरिक ट्रॉन, जो कि जर्मनी के हैं। वहीं पर अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन थोड़ी सी प्रोवाइड करूं, तो जिमी कॉर्नर एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने एटीपी सिंगल्स में टाइटल्स में हिस्ट्री रची है, और इनके पास 109 टाइटल्स हैं। उसके बाद रॉजर फेडरर का नाम आता है, फिर जोकोविक का। और मार्टिना नवराटिलोवा, ये एक ऐसी महिला है जिन्होंने वुमेन टेनिस एसोसिएशन में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड टाइटल्स अपने नाम किए हुए हैं। नोवाक जोकोविक और मार्गरेट कूट की अगर बात करें, तो ये एक ऐसे पर्सन, एक ऐसे व्यक्ति और महिला हैं जिन्होंने मोस्ट ऑफ द ग्रैंड स्लैम्स जीते हुए हैं सिंगल्स में, और 24 ईच दोनों के पास हैं। 4 ग्रैंड स्लैम्स जो इस साल हुए थे वो आप देख सकते हो। देखो, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ कि आपकी रिवीजन भी हो जाए, राइट। ऑस्ट्रेलिया ओपन जैसे पहले आता है, जो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, फिर फ्रेंच जो कि क्ले पर, जिसको रोलन गैरोस में खेलते हैं। वहीं पर विंबलडन आता है, जिसको ग्रास पर खेला जाता है। यूएस जो अगेन हार्ड कोर्ट पर होता है, राइट। और ये जो इवेंट था, इसमें काफ़ी सिमिलैरिटी है। देखो, ऑस्ट्रेलिया और यूएस ओपन में मेन सिंगल वुमेन सिंगल का टाइटल सिमिलर व्यक्ति ने ही जीता है, जेनिक सिनर, अरीना सबलेंका। वहीं पर अगर हम बात करें फ्रेंच ओपन या विंबलडन की, वहाँ पर कार्लोस अल्कराज। हाँ, वुमेन में थोड़ा सा चेंज है, जैसे फ्रेंच में आती है ईगा स्वाइटेक, विंबलडन में बारबरा क्रेक्सिकोवा, इफ आई एम प्रोनाउंसिएटिंग करेक्ट। मेंस डबल की अगर बात करें, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में रोहन बोपन्ना भारत की तरफ से, साथ ही साथ मैथ्यू एबडन के साथ इन्होंने मेंस डबल खेला था और जीते थे। सो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। इंडिया जापान ने रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन किया है यूनिकॉर्न मैस्ट्स को लेकर। अभी यूनिकॉर्न क्या है? देखो, यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना, एक ऐसा एंटीना होगा जो कि दुश्मन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ इसमें स्टेल्थ करेक्टरिस्टिक्स हैं, और नेवल वॉरशिप के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हमने इंडिया जापान डिफेंस टेक्नोलॉजी कॉपरेशन के तहत एक एग्रीमेंट साइन किया था 2015 में, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की भी तब बात हो रही थी। सो इस बार इंडिया और जापान ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन फॉर को डेवलपमेंट, यानी कि दोनों देश मिलकर बनाएंगे यूनिकॉर्न मैस्ट को। वहीं पर भारत की तरफ से जो बेल है, यानी कि भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, वो अपने काउंटर पार्ट जापान के साथ मिलकर काम करेगी। और यूनिकॉर्न मैस्ट एक स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है जो कि मिनिमाइज कर देता है शिप्स को रडार की विजिबिलिटी में आने के लिए। साथ ही साथ जापान ने हमें ऑलरेडी यूनिकॉर्न नोरा 50 इंटीग्रेशन मास्ट दिए हुए हैं, जिसमें स्टेल्थ और सेंसर ऑप्टिमाइजेशन के समझो कि एप्लीकेशंस प्रोवाइडेड हैं। और ये जो एंटीना है, जापान ने ऑलरेडी इनकी जो मगामी क्लास फ्रिगेट्स हैं वहाँ पर जापान के सेल्फ डिफेंस में यूज़ किए हैं।
और इसलिए हम चाहते हैं कि ये एंटीनास हमारे पास भी हों, क्योंकि ऐसे एंटीनास की वजह से आप जो बड़े बड़े वॉरशिप्स हैं उनको ट्रैक कर सकते हो, जैसा कि यूएस पहले कर चुका है रेड सी में यमन के वॉरशिप्स को ट्रैक करते हुए, और इन्हीं एंटीनास का यूज़ किया था उसने अपने शिप्स के ऊपर। सो दैट इज़ द रीज़न कि ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी हम चाहते हैं कि हमारे पलड़े में भी आए। सो ये थैंक्स टू इंडिया गवर्नमेंट एंड जापान, दोनों के बीच के रिलेशंस काफ़ी मजबूत हैं। अगली जो न्यूज़ है वो है मिस यूनिवर्स 2024 की, जिनका नाम है विक्टोरिया कजेर थिलविग। इफ़ आई एम प्रोनाउंसिएटिंग करेक्ट, मैं विक्टोरिया ही कहूँगा। और देखो, सुष्मिता सेन के साथ इनका कंपैरिजन किया जाता है, क्योंकि सुष्मिता सेन एक ऐसी महिला थी जिन्होंने 1994 में इंडिया को पहली बार मिस यूनिवर्स का खिताब दिलाया। असल में मिस यूनिवर्स को समझो कि ओन करती है एक थाई बेस्ड कॉन्ग्लोमेरेट है। साथ ही साथ यूएस का ग्रुप और थाईलैंड का ग्रुप दोनों मिलकर ये मिस यूनिवर्स को ऑर्गेनाइज करवाते हैं। और ये जो एडिशन है ये 73rd एडिशन था, जो कि मैक्सिको सिटी में करवाया गया था। साथ ही साथ हमारे भारत की तरफ से लास्ट टाइम जो विनर थी वो थी हरनाज कौर संधू। 2021 में ये क्राउन होकर आई थी मिस यूनिवर्स। इस साल जो हम अगर देखें मिस यूनिवर्स इंडिया को रिप्रेजेंट कौन कर रही थी, वो थी रिया सिंघा फ्रॉम गुजरात, जो कि टॉप 12 में नहीं आ सकी, टॉप 30 में ही थी। निकिता पोरवाल उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं, जिन्होंने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब जीता है 2024 में। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है दे रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे रिया सिंघा हैं या फिर निकिता पोरवाल हैं, राइट। एस्थर विक्टोरिया अब्राहम, ये कोलकाता से थी, जिनको प्रमिला के नाम से जाना जाता था, स्टेज नेम था इनका, जिनको पहली बार मिस इंडिया जो बनी 1947 में। रीटा फरिया को आप सभी जानते हैं, मिस वर्ल्ड पेजेंट इन्होंने जीता 1966 में, फॉलोड बाय देखो ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, या फिर वेरियस अदर्स लाइक मनुषी चिलार जो रिसेंटली 2017 में हुई है। वहीं पर 71st मिस वर्ल्ड का कंपटीशन इस साल भारत में करवाया गया। फिनाले जो था जियो कन्वेंशन सेंटर में हुआ था, जहां पर जैक रिपब्लिक की क्रिस्टीना प्रिस्कोवा जीती हैं। अगर बात करें मिस यूनिवर्स की, मिस यूनिवर्स में सबसे पहली कौन थी? अर्मी कुसेला। 1952 में इन्होंने पहला पेजेंट जो अपने नाम किया था। वहीं पर भारत की तरफ से सुष्मिता सेन 1994, लारा दत्ता 2000, हरनाज कौर संधू 2021, जैसा कि मैंने आपको बताया। और देखो मिस वर्ल्ड की खासियत एक और चीज़ बताऊं, मिस यूनिवर्स नहीं मिस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड कभी ना कभी डोनाल्ड ट्रंप के अंडर भी आता था, यानी कि उनके नेतृत्व में कराया जाता था 2015 तक, 1996 से 2015 तक। फिर इन पर एलिगेशंस लगते हैं कि ये किसी तरह का भेदभाव करते हैं, समथिंग लाइक दैट, और बाद में इसको रोक दिया जाता है। फिलहाल के लिए जो मिस यूनिवर्स का खिताब है वो एक कॉन्ग्लोमरेट कराती है, जो कि जेकेएन ग्रुप थाईलैंड बेस्ड है और यूएसए का लेगेसी होल्डिंग ग्रुप करवाता है, राइट। सो डिजिटल है, याद रखो। वहीं पर नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है कैग के रिगार्डिंग। देखो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 148 में आते हैं, और इन्होंने रिलीज की है एक कंपेंडियम ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, जो कि 18 स्टेट्स के रिगार्डिंग है। और इस रिपोर्ट में इन्होंने बोला है कि अर्बन लोकल बॉडीज़ कैसे वो काम कर रही हैं, या उनको पावर की ज़रूरत है, या वहाँ पर कुछ बदलाव करने चाहिए, क्या ज़रूरी है या नहीं। उससे पहले समझो कि पार्ट 9A, यहाँ आर्टिकल्स आते हैं 243P से लेकर 243ZG तक, और ये इंश्योर करते हैं यूनिफॉर्मिटी जो कि लॉज के रिगार्डिंग हो, या डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जो भारत में है उस पर कैसे म्यूनिसिपैलिटीज़ काम करें। सो बेसिकली इसकी जो शुरुआत है 1687-88 में होती है, जब पहली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भारत को मिलती है मद्रास में। देन 1726 में बॉम्बे और कलकत्ता में। लॉर्ड मायो असल में रेजोल्यूशन लेकर आए थे 1870 में फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का, जो कि विजुलाइज करता था डेवलपमेंट रिगार्डिंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। बट लॉर्ड रिपन थे जिन्होंने 1882 में इस चीज़ की बात करी, और इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। साथ ही साथ कैग की ये जो रिपोर्ट है ये कहती है कि 17 फंक्शंस जो हैं 12th शेड्यूल में जो आते हैं, जो कि अर्बन लोकल बॉडीज़ के ऊपर काम करते हैं, उनमें सिर्फ 4 ही ऐसे हैं जो इफ़ेक्टिवली काम कर रहे हैं, जिनके पास कंप्लीट ऑटोनॉमी है, यानी कि बाकी ढंग से नहीं चल रहे। वहीं पर 14 में से 6 स्टेट्स जो हैं उन्होंने 50% के करीब सिटी काउंसिल सीट्स रखी हुई हैं वुमेन के लिए, जो कि निर्धारित हैं 33% ज़रूर होनी चाहिए हर एक के पास।
वहीं पर ये जो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स हैं ये फेस कर रही हैं 42% का गैप रिसोर्स और एक्सपेंडिचर में। यानी कि आपका जो खर्चा है या फिर आपके पास जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें कुछ चीज़ें हैं जो सही नहीं चल रही ढंग से, राइट। ओनली 29% जो उनका एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ जाता है डेवलपमेंट वर्क की ओर, यानी कि बाकी कहाँ जाता है। सो कहीं ना कहीं तो फिर एनोमलीज है ना, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स दिख रही होंगी। इस बात का खुलासा कैग ने तब किया जब इन्होंने मल्टीपल ऑडिट्स करवाए अर्बन लोकल बॉडीज़ में। तब इन्होंने माना कि यहाँ पर कहीं ना कहीं वीक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वजह से 32% के करीब सिर्फ ये रेवेन्यू जनरेट करवा पा रहे हैं। सो ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये कैसे वे डेवलप होंगे, या फिर जिस तरह से हम चाहते थे कि म्यूनसिपैलिटीज़ काम कर पाएँ उस तरह से उस ढंग से ये काम नहीं कर रही। और ये ऑडिट 18 स्टेट्स में हुआ, यानी कि 393 के करीब जो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स हैं वो इसके अंडर आई। और अर्बन लोकल बॉडीज़ जो हैं 13 स्टेट्स में वहाँ का जो बजट है उसमें काफ़ी वेरिएंस है। लाइकवाइज अगर हिमाचल की बात करें तो वो रिपोर्ट करता है 403% वेरिएंस इनकी रिसिप्ट्स में और सीट्स में, और 274% के करीब एक्सपेंडिचर में। सो ये एक हाई वेरिएंस है जो कि समझो कि उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब भी फेस कर रहे हैं। और ये सिग्निफिकेंट बजट वेरिएंस काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपने किसी म्यूनसिपलिटी को डेवलप करना है सो समथिंग लाइक दैट, कुछ ना कुछ यहाँ पर फिशी है, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ आपने झोलझाल ज़रूर है, राइट। सो इसका खुलासा डेफिनेटली कैग ही करेगी, एज जो 50% के करीब जो हमारी पॉपुलेशन है वो सिटीज़ में रहने वाली है बाय 2050। अगली जो न्यूज़ है वो है मेट्स स्कीम के बारे में, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च की है। मेट्स का मतलब है मोबिलिटी अरेंजमेंट ऑफ फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम। और ये प्रीवियसली इन ऑस्ट्रेलिया और इंडिया एक एमओयू में थे, जिसको बोलते हैं माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। उसके तहत ही इस प्रोग्राम को लाया गया है। एक तरह का बायलैटरल फ्रेमवर्क जो कि सपोर्ट करने वाला है, प्रमोट करने वाला है टू वे माइग्रेशन और मोबिलिटी को। और साथ ही साथ जो बाहर पढ़ना चाहते हैं ग्रेजुएशन के बाद, या फिर जिनके पास क्वालिफाइड डिग्री है, वो वहाँ पर जा सकेंगे, काम कर सकेंगे। अभी बात करते हैं इसकी डिटेल की। ये एक स्कीम जो होगी वो इंडियन नेशनल्स के लिए है जिनकी एज 30 और 30 से कम है। और साथ ही साथ इनके जो लैंग्वेज के इंग्लिश के स्किल्स हैं या फिर इनका आइल्स स्कोर है वो कम से कम एटलीस्ट 6 होना चाहिए, और मिनिमम 5 बैंड इन एवरी जो 4 मॉड्यूल्स होते हैं उसमें, राइट। और ये ग्रेजुएशन होनी चाहिए इनकी 2 साल के अंदर अंदर, या फिर 2 साल इनको हो जाने चाहिए ग्रेजुएशन किए हुए। देन ये इस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि लाभ उठा सकते हैं। और बैचलर डिग्री इनको होनी चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी में, माइनिंग में, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह की जो डिग्री है क्वालिफाइड डिग्री होनी चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो ग्रेजुएट्स होंगे ये 100 यूनिवर्सिटीज़ में आने चाहिए एज पर नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024, वही एलिजिबल है इस स्कीम के लिए। और NIRF को अडॉप्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 2015 में। मेट्स के पार्टिसिपेंट जो हैं वो रह सकते हैं, काम कर सकते हैं 2 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया में, बाद में इनको भारत आना होगा। और ये एक पायलट प्रोग्राम के तहत जाएंगे, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया कुछ हमारे स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करेगा। पार्टिसिपेंट्स अपने साथ जो अपने डिपेंडेंट्स हैं यानी कि स्पाउस और चिल्ड्रन को भी लेकर जा सकते हैं, और उनके वो वहाँ पर उनके पास वर्क राइट भी होंगे, डिपेंडेंट्स के पास भी वर्क राइट्स होंगे, 2 साल के लिए वहाँ पर काम कर सकते हैं। और ये जो वीज़ा होगा ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा रहेगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। अगली जो न्यूज़ है वो है आफ्सपा के ऊपर। देखो, आफ्सपा को बोलते हैं आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, जो कि री इम्पोज कर दिया गया था मणिपुर में 6 एरियाज में, स्पेशली जिरीबम जहां पर क्लैशेज हो रहे थे, मोरंग, लेमखेंग, लेमलाय, लैमसेंग, सिकमाई, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग करेक्ट। अभी के लिए आपको समझना होगा कि ये जो एक्ट है इसके तहत हुआ क्या था आखिर। देखो, प्रोटेस्टर्स वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है जो भी हो रहा है। CM बीरेन सिंह जो कि वहाँ के हैं, उन्होंने स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट को ये तक बोल दिया था कि आप आफ्सपा को हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर प्रोटेस्ट वगैरह रुक नहीं रहे। और कर्फ्यू लगा दिया गया था। स्पेशली जो कुकी मेटी किलिंग्स हैं वो भी इसका हिस्सा बन रही हैं, क्योंकि देखो अभी कहीं ना कहीं इंटरनेट सस्पेंशन या फिर मणिपुर में क्या हो रहा है वो कोई जिक्र करना ही नहीं चाहता, ये रियलिटी है। वहीं पर अगर बात करें आफ्सपा की, इसकी शुरुआत 1947 से हो गई थी ब्रिटिश एरा में, जब इसको ऑर्डिनेंस के तहत लाया गया था। और देखो, क्विट इंडिया मूवमेंट में भी इसे यूज़ किया गया था।
फॉर द टाइम बिंग आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी होगी। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट आई थी, तब यहाँ पर कुछ हिस्सा इसका देखने को मिला था। वहीं पर इस बार का जो एक्ट है ये 1958 में भारत की गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस के बाद मॉडिफिकेशन कर कर लाती है अंडर द होम मिनिस्टर जीबी पंत, और इसको मणिपुर या फिर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पहली बार इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। देन पंजाब का नंबर आता है। और इसमें क्या होता है, ओपन फायर कर सकते हैं आर्म्ड फोर्सेस के जवान, पर्सनल एंटर सर्च कर सकते हैं विदाउट वारंट, अरेस्ट कर सकते हैं किसी भी पर्सन को किसी तरह का अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो। और अगर पुलिस पर्सनल पर किसी तरह का केस चलता है, पहले वो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और वो उनके ऊपर होगा कि वो केस को चलाना चाहते हैं या नहीं। सो देखो, उनको एक तरह की इम्यूनिटी है। सो आफ्सपा जो है, इसका जो इफेक्ट है अभी देखने को मिलेगा नागालैंड में, असम में, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में, स्पेशली मणिपुर में, जहां पर ये रिसेंटली रिवोक कर दिया गया था, फिर से लगा दिया गया, क्योंकि मणिपुर डिस्टर्ब्ड एरिया है काफ़ी देर से, 1980 से ही, और 2004 में इसको विड्रॉ कर लिया गया था। फिर 2022 में नोटिफाइड किया गया कि इसको कम एरिया, यानी कि इसका जो एरिया था वो रिड्यूस कर दिया गया। वहीं पर आफ्सपा कंप्लीटली मेघालय से हटा दिया गया था 2018 में, और इसको त्रिपुरा से भी हटा दिया गया था 2015 में। सेक्शन 3 के अंडर गवर्नर ऑफ द स्टेट वो रेकमेंड कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को, बता सकता है कि यहाँ पर आफ्सपा लगाना है या नहीं लगाना है। और अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हेगड़े कमीशन 2013 में बिठाया था। हेगड़े कमीशन की रिपोर्ट चौंकाने वाली थी, क्योंकि उन्होंने बोला कि 7 डेथ्स इन 6 केसेस जो हुई हैं वो एक तरह की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हैं। सो इस रिपोर्ट ने हिलाकर रख दिया था। अगर बात करें एआरसी की रिपोर्ट्स की, एआरसी को बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। सेकंड एआरसी की जो 5वीं रिपोर्ट थी उसने इस चीज़ के बारे में जिक्र किया था या फिर रिकमेंडेशन दी थी कि आफ्सपा राइट नाउ रिपील कर देना चाहिए। सो ये था आफ्सपा के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। नेक्स्ट कोई अपडेट आएगी बताऊंगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है इंडिया की पहली लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल सक्सेस, जो कि इंडिया को मिल चुकी है, और डीआरडीओ ने डेफिनेटली इस चीज़ को पॉसिबल कर दिखाया है। इसका जो रेंज है वो मोर देन 1500 किलोमीटर के करीब होगी। इस मिसाइल को इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है डीआरडीओ लेबोरेटरीज और इंडस्ट्री पार्टनर्स के द्वारा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड है और मैन्योवरेबल कैपेबिलिटीज़ हैं इसमें, यानी कि ये अपना जो वे है वो चेंज कर सकती है अपने हिसाब से, हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है सिर्फ यूएस, रशिया, चाइना के बाद भारत में है। देखो, भारत चौथी ऐसी कंट्री बन चुका है जिनके पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है। और हाइपरसोनिक की अगर बात करें तो ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, वहीं ब्रह्मोस 2 जो है वो हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट प्रोपेल्ड मिसाइल है जिसकी स्पीड रहने वाली है मैक 8, और इसकी भी जो रेंज है 1500 किलोमीटर रहेगी। ये एडिशनल इसलिए दे रहा हूँ कि आप कंपैरिजन कर पाओ कि ये हाइपरसोनिक ब्रह्मोस 2 के कंपैरेटिवली कैसी है। सो ये ब्रह्मोस 2 जो है ये हम रशिया के साथ मिलकर बना रहे हैं। वहीं पर इस बार जो इंडिया की पहली लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल है ये हमने खुद बनाई है। सो ये कौन से प्रोग्राम के तहत आई है? देखो, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल प्रोग्राम, जिसको हमने 2021 में लेकर आए थे, और स्पेशली हमने टेस्ट किए हैं मैक 6 स्क्रैमजेट इंजन जो कि 2019 और 2020 में सक्सेसफुल थे। सो इंडिया काफ़ी देर से लगा हुआ है, बट हमें ये काबिलियत हासिल कर ली है, और राइट नाउ इंडिया के परडे में एक और मिसाइल आ चुकी है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल, जो कि रिसेंटली डिस्कवर किए गए हैं नेट जियो एक्सपीडिशंस के दौरान। और ये कहाँ पर हुए हैं? सोलोमन आइलैंड्स, जो कि साउथ पैसिफिक में पड़ता है नियर ऑस्ट्रेलिया। और अगर हम बात करें कि कैसी शेप है इसकी, जो इसकी शेप है शिप रैक स्ट्रक्चर के जैसी, अंडर वाटर जो हमें मिला है, जैसे डूबा हुआ शिप का स्ट्रक्चर हो। सो ये जो जायंटिक कोरल्स हैं, कहा जाता है कि 300 साल पुराने हैं और 3 गुना बड़े हैं। प्रीवियस जो रिकॉर्ड है बिग मामा जिसे बोला जाता है, जो कि अमेरिकन समोआ में पाए गए हैं कोरल्स, राइट। सो कोरल्स जो हैं वो एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी आवश्यक हैं। वहाँ पर कहा जाता है कि जो समझो कि एक्वेटिक लाइफ है वो बहुत बढ़िया तरीके से चलती है। सो अगर बात करें बिग मामा की, जिसको जो कि कोरल अमेरिकन समोआ में पाए गए हैं, वो जिराफ के जितने बड़े हैं। वहीं पर ये जो कोरल डिस्कवर किए गए हैं इसका साइज बताया जाता है ब्लू व्हेल के जैसा,
जो कि नियर सोलोमन आइलैंड साउथ पैसिफिक सी में है। जैसा कि मैंने आपको बताया, वैसे भी ऑस्ट्रेलिया के पास जो कोरल हैं वो काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा एक्वेटिक लाइफ बढ़िया है वहाँ पर। क्योंकि देखो सोलोमन आइलैंड जो हैं वहाँ पर 100 आइलैंड्स कंसिस्ट करते हैं, जो कि बॉर्डर्ड बाय कोरल सी है, और सेकंड हाईएस्ट कोरल डाइवर्सिटी पाई जाती है प्लेनेट में विद द 490 नोन स्पीशीज। साथ ही साथ अगर यूनेस्को की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा गया था कि कोरल रीफ्स जो हैं 29 रीफ कंटेनिंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में वो ख़त्म हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। सो ये क्वेश्चन रेज करता है। वहीं पर ये जो एक्वेटिक लाइफ को बढ़ाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हार्ड कोरल्स का भी रोल उतना ही है जितना सॉफ्ट कोरल्स का है। हार्ड कोरल्स रिसेंटली जो हमने पाए हैं वो हार्ड कोरल्स हैं जो कि क्रिएट करते हैं रीफ विद लाइमस्टोन स्ट्रक्चर, जैसा कि आप देख सकते हो, और ये प्रोवाइड करते हैं हैबिटेट मैरीन लाइफ के लिए। कोरल एक म्यूचुअल रिलेशनशिप शो करता है एल्गी के साथ, जिसको बोलते हैं जूजेंथले, जो कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है कोरल्स को। सो इसको रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी भी कहा जाता है। वहीं पर अगर बात करें कोरल पॉलिप्स और जूजेंथले का जो रिलेशन है, ये एक सिम्बायोटिक रिलेशन है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हैं। जूजेंथले जो है ये एक तरह की माइक्रोस्कोपिक एल्गी है जो कि अंदर रहती है कोरल पॉलिप्स के, और ये साथ मिलकर सन से जो एनर्जी लेते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इनटू ऑक्सीजन। देन ये हेल्प करती है कोरल्स को वेस्ट रिमूव करने के लिए, साथ ही साथ फूड प्रोवाइड करना, कोरल्स को ब्यूटीफुल कलर्स देने, वो इसी की वजह से होते हैं, राइट। वहीं पर अगर बात करें कोरल पॉलिप्स की, ये एक बेसिक यूनिट है कोरल एनिमल्स की, यानी कि सबसे छोटा सा, और ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट फॉर जूज एंथले, ताकि जूज एंथले सर्वाइव कर पाए। और ये प्रोड्यूस करते हैं मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, देन फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसके बाद इनको समझो कि इफेक्टिवली ग्रोथ मिलती है, देन एक स्ट्रक्चर तैयार होता है जिसको हम बोल देते हैं कोरल रीफ। और अगर सपोज टू बी अगर एनवायरनमेंट प्रॉपर ढंग से ना हो, यानी कि पानी का जो तापमान है वो ज़्यादा हो कम हो, सो वो भी एक कारण बनता है कोरल ब्लीचिंग का, जहाँ पर ये जूज एंथले को समझो कि रिमूव कर देता है। देन जो स्ट्रक्चर होता है वो धीरे धीरे अपना कलर जो है वो खो देता है, राइट। और जब पानी ज़्यादा ठंडा हो, कोरल रिकवर करने की शुरुआत करते हैं, तब अगर एल्गी अगर तब भी ना आए तो ये मर जाते हैं। यानी कि ये कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट के लिए या फिर एक्वेटिक लाइफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो ये था रिलेशन कोरल पॉलिप्स का और जूजेंथले का। अगली जो न्यूज़ है वो है एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार, जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट करवाई गई हाई इंटेंसिटी ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। और ये कहाँ पर हुई? अरुणाचल प्रदेश में। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों फोर्सेस ने इंटेग्रेटेड जॉइंट ऑपरेशंस किए, क्योंकि माउंटेनियस जो टेरेन है वहाँ पर इस तरह की है जो कि हमें एक विजन प्रोवाइड करती है कि चाइना के साथ अगर युद्ध होता है तो हम कैसे इफेक्टिवली माउंटेन में कॉम्बैट कर पाएँ। कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ का इसमें यूज़ किया गया, रीशेप किया गया जो फ्यूचर मिलिट्री ऑपरेशंस हैं वो उनको कैसे चलाना है, कैसे कंडक्ट करना है। ट्रूप्स को रिफाइंड स्किल्स प्रोवाइड किए गए स्वॉर्म ड्रोन्स के रिगार्डिंग। देखो स्वॉर्म ड्रोन्स होते हैं नंबर ऑफ ड्रोन्स जब इक्वली सेम वे में चलते हैं, काम करते हैं, यानी कि स्मार्ट वॉर फाइटिंग एरे ऑफ कन्फिगर्ड मॉड्यूल्स इसको बोला जाता है। वहीं पर ये जो समझो कि एक्सरसाइज थी ये कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर पर आधारित थी कि कैसे हमने कोऑर्डिनेशन करके ग्राउंड, एयर और नेवी के साथ मिलकर ऑपरेशंस कंडक्ट करने हैं। सो पूर्वी प्रहार याद रखना, ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज इंडियन आर्मी के द्वारा करवाई गई अरुणाचल प्रदेश में। अगली जो न्यूज़ है वो है ऑपरेशन कवच। देखो कवच के वेरियस फॉर्मेट्स हैं, जैसे कवच 6.0 दिल्ली पुलिस ने कंडक्ट किया था, जहां पर 15 डिस्ट्रिक्ट्स में इन्होंने छापेमारी की, अरेस्ट किए 140 नाको फेंडर्स को। ड्रग ट्रैफिकिंग के ऊपर ये काम करते हैं, या फिर किसी तरह का कॉम्बैट गैंग रिलेटेड वायलेंस जो होती है, या फिर पोजेशन ऑफ फायर आर्म्स, लिकर, बैंड सब्सटेंसेस लाइक हेरोइन, वेरियस तरह के जो अनवांटेड केमिकल्स हैं, और उन चीज़ों के बारे में इन्होंने ऑपरेशन किया। सो ये याद रखना दिल्ली पुलिस ने कंडक्ट किया। एक्सरसाइज कवच भी हम करते हैं जिसको जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बोला जाता है, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में होती है, और ये इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड मिलकर करती हैं। सागर कवच एक कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है जिसको कोऑर्डिनेट किया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, और ये स्पेशली फोकस करती है सेंट्रल स्टेट एजेंसीज के साथ। साथ ही साथ इसका सेकंड एडिशन 2024 में हुआ था, जो कि गुजरात में और यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव में करवाया गया।
ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम का नाम भी कवच है, जो कि एक ऑटोनोमस ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसको कि अभी इम्प्लीमेंट किया जाएगा सभी ट्रेन्स में, जिसको डेवलप किया है रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ने। एंटी मिसाइल नेवल डिकॉय सिस्टम, कवच एक ऐसा एंटी मिसाइल नेवल डिकॉय सिस्टम है जो कि डिस्ट्रैक्ट करता है रडार गाइडेड मिसाइल्स को फ्रॉम देयर टारगेट। और ये एक सेल्फ डिफेंस समझो प्रोटेक्शन सिस्टम है हमारे पास, जिसको डेवलप और डिज़ाइन किया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने नेवी के लिए। सो ये कवच के रिगार्डिंग थी, वेरियस न्यूज़ थी, मेरे को इंपॉर्टेंट लगी, दैट इज़ द रीज़न कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अगली जो न्यूज़ है वो है प्रोजेक्ट आकाश तीर के बारे में, ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज एयर डिफेंस विद द कटिंग एज टेक्नोलॉजी। प्रोजेक्ट आकाश तीर एक ऐसा ऑटोमेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि डेवलप कर रही है इंडियन आर्मी, ताकि हम अपनी कंट्री को एरियल थ्रेट्स से प्रोटेक्ट कर सकें, मिसाइल्स, किसी तरह की आईसीबीएम, वेरियस अदर थिंग्स, राइट। सो अभी के लिए भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड एक नवरत्न पीएसयू ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से समझो कि आकाश तीर को डेवलप करने के लिए एक डील हासिल की है जो कि $337 मिलियन के करीब है। आकाश तीर एक इंटीग्रेटेड डेटा उठाता है सेंसर रडार की मदद से, इंडियन एयरफोर्स से, इंडियन आर्मी से, आर्मी एयर डिफेंस से, ताकि वो यूनिफाइड एक व्यू प्रोवाइड कर सके अपने आप के लिए एक एयर स्पेस में। अगर किसी तरह का थ्रेट कोई भी आता है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से मिसाइल्स निकलेंगी, उन चीज़ों को या उन एरियल टारगेट्स को न्यूट्रलाइज किया जाएगा। सो ये जनरली टाइम कंज्यूमिंग जो नीड है उसको कम कर देता है, मैनुअल डाटा एंट्री को कम कर देता है, ऑटोमेटेड ऑपरेशंस हैं इसमें, और करंटली अंडरवे है। क्योंकि देखो आकाश तीर हमने ऑलरेडी इंडियन आर्मी को 100 के करीब ऊपर प्रोवाइड कर दिए हैं इसी साल, और इसी साल ही इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। वहीं पर कहा जाता है कि 455 के करीब जो सिस्टम्स हैं बाय 2027 इंडियन आर्मी को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और ये तैनात होगा नदर्न और ईस्टर्न कमांड में, स्पेशली यहाँ एरियाज़ में हमें इसकी ज़रूरत है। वहीं पर ये फ्रंटलाइन यूनिट्स को रियल टाइम इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेगा। आई होप आज के करंट फेयर आपको पसंद आए होंगे, फिर भी किसी प्रकार की भूल होगी हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे। मे यू हैव अ सक्सेसफुल डे हेड। बाय बाय।